नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। पिछली बार हमने पाठ सपनों के से दिन का अध्ययन किया था, उसी को जारी रखते हुए है आज हम फिर से शुरू करते हैं, जिसमें पृष्ठ संख्या 26 के प्रथम परिच्छेद से 28 पृष्ठ संख्या के प्रथम परिच्छेद तक हम आज अध्ययन करेंगे। सपनों के से दिन। तो देखते हैं लेखक क्या कहते हैं कि हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय लेखक को पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। उनके हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाते थे। वे धनाढ़ लोग थे। धनाढ़ का अर्थ होता है बहुत अमीर लोग। और उनका लड़का लेखक से 1-2 साल बड़ा होने के कारण लेखक से एक श्रेणी आगे था। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। लेखक के घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। नई किताबें यदि लानी भी होती तो उस समय 1-2 रुपए में आ जाया करती थी। इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में छूट जाती। तो लेखक कह रहे हैं कि आर्थिक परिस्थिति अच्छी ना होने के कारण लेखक को हेडमास्टर शर्मा जी किसी अमीर लड़के की किताबें लाकर दे देते थे, जिससे लेखक की पढ़ाई जारी रहती थी। आइए आगे पढ़ते हैं। लेखक के समय में उस वस्तुओं का मूल्य क्या होता था, अर्थात उनकी क्या कीमत होती थी। लेखक कह रहे हैं कि कोई 7 साल स्कूल में लेखक रहे होंगे तो एक कारण यह भी था कि पुरानी किताबें मिल जाती थी। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपए साल भर में खर्च होते थे। परंतु बच्चों, उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपए में 1 सेर घी आया करता था और 2 रुपए की 1 मन 40 गंदम। और इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाते थे। हमारे 2 परिवारों में से मैं अकेला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। तो लेखक कहते हैं कि सभी गरीब परिवारों से थे, इसलिए वे लोग स्कूल नहीं जा पाते थे। और लेखक अगर 7 साल स्कूल में रहे भी तो उसका कारण था कि उन्हें एक तो पुरानी कॉपी किताबें मिल जाती थी, साथ ही कॉपियों, पेंसिल, होल्डर, स्याही दवात में भी खर्चा मुश्किल से कम हुआ करता था। इस प्रकार लेखक की पढ़ाई चली। पढ़ाई में अरुचि का कारण। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी लेखक को महसूस नहीं हुआ, जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे। क्योंकि अक्सर लड़के कहते हैं हाँ हम नई कक्षा में जाएंगे, मज़ा आएगा, परंतु लेखक को ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। अजीब बात थी कि लेखक को नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। हाँ, इसका ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जब वे मनोविज्ञान की जानकारी के अनुसार अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। यानी अब मन क्यों उदास लेखक का होता था, उसका कारण लेखक बताते हुए कहते हैं कि वे ठीक तो समझ नहीं पाए, परंतु जहाँ तक बाल मनोविज्ञान के बारे में उन्हें जानकारी थी, यही समझ में आया कि अगली कक्षा में शायद कुछ पढ़ाई और मुश्किल हो जाया करती है, या पिछली कक्षा में जो मास्टर जी पढ़ाते थे वे शायद बहुत सख्त होंगे, तो उनकी मारपीट का भय जो है हमारे चेहरे पर साफ झलकता था। अध्यापकों की अपेक्षा। अध्यापक क्या अपेक्षा करते थे बच्चों से? तो लेखक कहते हैं कि सारे अध्यापक तो नहीं होते थे, परंतु 2-3 साल हर साल वही होते थे जो छोटी श्रेणी में पढ़ाते थे। यानी सारे टीचर नए नहीं होते थे, परंतु कुछ वही होते थे जो हमें पिछली कक्षा में पढ़ा चुके होते थे।
कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हर फन मौला हो गए हों। बच्चों, हर फन मौला का अर्थ है किसी भी विषय में बहुत अच्छे जानकार या विशेषज्ञ हो जाना। तो टीचर यही सोचते थे कि ये बच्चा तो अब समझ गया होगा, अब तुम बड़ी कक्षा में आ गए हो, तुम्हें अब समझ में आ जाना चाहिए। तो यदि उनकी आशाओं पर खरे नहीं उतर पाते तो कुछ मास्टर तो चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से, केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं, स्कूल के बाहर का जो बड़ा गेट था, उस गेट के 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे, उनकी गंध भी लेखक के मन को उदास कर दिया करती थी। क्योंकि लेखक ऐसा सोचते थे, वही स्कूल, वही कक्षा और वहीं पढ़ने जाना है, तो वहीं सब सोचकर उनका मन और भी उदास हो जाया करता था। हाँ, कभी कभी किसी कारण से लेखक को स्कूल जाना भी अच्छा लगता था। किस कारण से अच्छा लगता था? एक दो कारण के कारण। मास्टर प्रीतम चंद, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, मास्टर प्रीतम चंद जो स्कूल के पीटी मास्टर थे, लेखक और उसके साथियों को जब परेड करवाते देखते और मुंह में सीटी लेकर लेफ्ट राइट की आवाज़ निकालते हुए मार्च करवाया करते थे, तब लेखक को स्कूल जाना अच्छा लगता था। फिर जब वे राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहते तो सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर जूतों की ठक ठक करते और ऐसे घमंड के साथ चलते जैसे वे भी विद्यार्थी न होकर बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, जैसे किसी देश का फौजी जवान होता है। अब लेखक कह रहे हैं कि जब वे ऊंचे ऊंचे बूट पहनकर चलते थे और फिर जब वे लेफ्ट टर्न या राइट टर्न या अबाउट टर्न कहते तो वे अपने आप को किसी देश के फौजी जवान से कम नहीं समझते थे। जैसे हमारे देश में फौजियों का बहुत महत्व होता है, उसी प्रकार लेखक उस समय यह महसूस करते थे कि जैसे वह कोई सामान्य विद्यार्थी ना होकर क्या हो, देश के फौजी जवान। लेखक अपने गांव की बात कर रहे हैं जहाँ पे उस समय नाभा रियासत का राज्य चलता था। अब ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, ये तमिलनाडु के कोडाई केनाल में जो नाभा रियासत है वहाँ का चित्र है। और राजा का कि जब दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु नाभा रियासत के राजा को अंग्रेज़ों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था। और तमिलनाडु में कोडाई केनाल ये जो जगह है, वहाँ पे जंग शुरू होने से पहले ही वहाँ के जो राजा थे उनका देहांत हो गया। तो उस समय सब कहते थे कि ये जो राजा है, इनका बेटा उस समय विलायत में पड़ रहा है। इसलिए लेखक की देसी रियासत को भी अंग्रेजी सरकार ही चलाती थी। फिर भी राजा के न रहने पर अंग्रेजी सरकार लेखक की रियासत के गांवों से जोर ज़बरदस्ती किसी को भी फौज में भर्ती नहीं कर पाई थी। तो लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर गांव में आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी आते थे। बच्चों, नौटंकी का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करके अलग अलग खेल तमाशे दिखाना। तो जो अंग्रेज़ अफसर के जो ऑफिसर्स होते थे वे लोग, और जो उनके कर्मचारी होते थे वे लोग रात को खुले मैदान में तंबू लगाकर, ये देख रहे हैं आप तंबू, इस तरह का तंबू लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित करते थे। उनका एक गाना अभी भी लेखक को याद है। कुछ हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति अजीब सी वर्दियां पहनकर और अच्छे बड़े फौजी बूट पहनकर गाना गाया करते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि जब गांव के लोग फौज में भर्ती होने के लिए नहीं मानते थे तो अंग्रेज सरकार के कुछ कर्मचारी विभिन्न वेशभूषा धारण करके, जैसे कि फौजियों की धुली हुई वर्दी, ऊंचे ऊंचे जूते पहनकर और तरह तरह की वेशभूषा बदलकर गांव के लोगों को रिझाने के लिए प्रयत्न करते और कुछ गाना भी गाते। जैसे अब वो फौज में भर्ती करने के लिए कौन से गीत गाते? भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे। तो क्या कह रहे हैं कि हे रंगरूट, रंगरूट यानी बहरूपिया, तू इस सेना में भर्ती हो जा।
अठे मिले से टूटे लीतर। अठे ने यहाँ पर, जहाँ अभी आप गांव में रह रहे हो वहाँ तुम्हें टूटे हुए जूते मिलेंगे, यानी टूटे फूटे। उठे मिलेंगे बूट। और तुझे जब तू सेना में भर्ती हो जाएगा तुझे वहाँ पे बड़े बड़े जूते मिलेंगे। भर्ती हो जा रे रंगरूट। अठे फैन से फटे पुराने। यहाँ अठे यानी यहाँ, फटे पुराने, यहाँ तुम फटे पुराने कपड़े पहनोगे। उठे मिलेंगे सूट, और वहाँ पे तुम्हें जो है अच्छी अच्छी वर्दी पहनने को मिलेगी। भर्ती हो जा रे रंगरूट, हो जा रे रंगरूट। तो वह गाने गाकर लोगों को मनाते थे, और इन्हीं बातों से आकर्षित होकर कुछ नौजवान भर्ती होने के लिए तैयार हो जाते थे। कभी कभी लेखक को भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवान से कम नहीं हैं। धोबी की धुली वर्दी, पॉलिश किए हुए बूट और जुराबों को पहने जब लेखक स्काउटिंग की परेड करते तो उन्हें लगता जैसे हम फौजी जवान ही हैं। अब लेखक कहते हैं कि जो मास्टर प्रीतम चंद थे उनको बच्चों ने कभी भी ना तो मुस्कुराते हुए देखा था ना हंसते हुए देखा था। कैसे दिखते थे मास्टर प्रीतम चंद, उसका वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं, उनका ठिंगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर यानी बहुत मजबूत शरीर, माता के दानों से भरा चेहरा, माता के दाने यानी जो चिकन पॉक्स जिसको आप कहते हैं उससे भरा हुआ चेहरा, बाज सी तेज आँखें यानी कोई भी गतिविधि को तुरंत भांप लेते थे, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ भयभीत करने वाला हुआ करता। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुर्रियाँ लगी रहती। खुर्रियाँ अर्थात बच्चों जो जूतों के नीचे मोटी मोटी कीलें लगी रहती है उन्हें हम खुर्रियाँ कहते हैं, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। और अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठोके रहते। देख सकते हैं आप, इतने बड़े बड़े जूते होते थे। और जो मास्टर प्रीतम चंद शायद कुछ इसी तरह के हुआ करते थे कि उनको देखकर जो है बच्चे डर जाते थे। तो फौजी जूते के बारे में गांव के लोग भी तरह तरह की बातें सोचते थे। तो यदि वह सख्त जगह पर भी चलते, कौन, मास्टर प्रीतम चंद, तो खुर्रियों और कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देते, यानी उनका चलना भी बहुत ही शक्तिशाली होता था। तो बच्चे उन्हें ध्यान से देखते। इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में यानी उनके घुटनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। तो उनको देखकर यदि बच्चे घर वालों से कहते हैं कि हमें भी ऐसे जूते चाहिए, तो माँ बाप पता है उनसे क्या कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे और फिर सारी उम्र सीधे नहीं चल पाओगे यदि इस प्रकार के जूते, बड़े बड़े जूते पहनोगे तो बच्चों आज हम यहीं तक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब शब्दार्थ, धनाढ्य अर्थात अधिक धन वाले, दिलचस्पी अर्थात रुचि, रकम अर्थात संपत्ति या दौलत, चाव यानी शौक या इच्छा, जिक्र यानी किसी बात की चर्चा करना, हरफन मौला सर्वगुण संपन्न, हर क्षेत्र में आगे रहने वाला, विसल यानी सीटी जो कि मास्टर प्रीतम चंद बजाते थे, बूट जूते, अकड़ घमंड, ठिंगना छोटा, गठीला पुष्ट, हष्ट पृष्ठ शरीर। तो बच्चों आज हम यहीं तक इस पाठ का अध्ययन करेंगे और अगले कालांश में फिर हम अपने आगे के पाठ की तरफ प्रयाण करेंगे। तब तक धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं ज्योति मिश्रा अगली कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे।